आज हम कुछ स्रोतों को देख रहे हैं। ये उत्तर प्रदेश के बलरामपुर की कुछ घटनाओं से जुड़े हैं और भारत में महिलाओं के खिलाफ हिंसा का जो बड़ा मुद्दा है उस पर भी थोड़ी बात करेंगे। हमारे पास कुछ न्यूज़ रिपोर्ट्स हैं, एक एनालिसिस नोट है और राष्ट्रीय महिला आयोग मतलब NCW की रिपोर्ट के भी कुछ हिस्से हैं। तो कोशिश यही है कि इनसे जो खास बातें हैं वो निकल कर आएं। हाँ बिल्कुल। और हम फोकस करेंगे सितंबर 2020 की खास घटना पर, बलरामपुर की। इसमें एक 22 साल की दलित छात्रा शामिल थी। ये हुआ था हाथरस केस की ठीक बाद, और तब काफी गुस्सा भी था लोगों में, शायद याद होगा। हाँ हाँ, काफी चर्चा में था। और स्रोत यही बताते हैं कि ये सिर्फ एक क्राइम की बात नहीं है। इसमें जाति का एंगल, फिर न्याय का सवाल, सरकारी रवैया, ये सब पहलू भी जुड़े हैं। काफी जटिल है। तो चलिए सीधे घटना पर ही आते हैं। स्रोत क्या बताते हैं? 29 सितंबर 2020 की बात है ये। एक युवा बीकॉम छात्रा थी, कॉलेज से घर लौट रही थी और कथित तौर पर उसे अगवा कर लिया गया। हाँ, सूत्रों के मुताबिक यही है। शाहिद और साहिल, ये दो नाम सामने आए। इन पर गैंगरेप और बहुत ज्यादा क्रूरता का आरोप लगा। एक बात जो बहुत ही विचलित करने वाली है वो ये कि उसे गंभीर हालत में एक रिक्शे पर घर वापस भेज दिया गया था। रिक्शे पर? हाँ, और हाथ में ग्लूकोज ड्रिप लगी हुई थी। और अस्पताल ले जाते समय रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का भी जिक्र है, उसमें क्या डिटेल सामने आई? चोटों को लेकर कुछ अलग अलग बातें भी थी शायद। हाँ, देखिए, रिपोर्ट में शरीर पर चोट के 10 निशान दर्ज किए गए, जैसे गाल, छाती, जांघों, कोहनी, घुटनों पर खरोंचे और रगड़ के निशान। मौत की वजह बताई गई सदमा और बहुत ज्यादा खून बहना, शॉक और हेमरेज। लेकिन हाँ, अब सही कह रहे हैं, कुछ स्रोत हैं जैसे BBC, विकिपीडिया और परिवार का भी यही दावा था कि पैर और कमर टूटी हुई थी। अच्छा। पुलिस ने शुरू में इससे इनकार किया था। तो यहाँ थोड़ी विसंगति दिखती है शुरुआती बयानों में। हालांकि बाद में जो फॉरेंसिक जांच हुई उसने यौन हमले की पुष्टि की। और जिन पर आरोप लगे थे, शाहिद और साहिल, उनका क्या हुआ? उनको गिरफ्तार कर लिया गया। उन पर गैंगरेप, हत्या और SC/ST एक्ट के तहत मामला दर्ज हुआ। ये एक्ट खास तौर पर दलितों और आदिवासियों के खिलाफ अपराधों के लिए है। बाद में एक कंपाउंडर था सगीर और एक रिक्शा चालक गट्टू, उन्हें भी गिरफ्तार किया गया। उन्हें क्यों? उन पर आरोप था कि उन्होंने पुलिस को घटना की जानकारी नहीं दी। सबूत छिपाने जैसा मामला बना। सरकार के रवैये और जो वादे किए गए थे उनका भी जिक्र है। एक स्रोत शायद ETV भारत, वो न्याय में देरी पर चिंता जता रहा था। हाँ बिल्कुल, जून 2021 की एक रिपोर्ट है वो, घटना के करीब 8 महीने बाद। उसमें परिवार को ये लग रहा था कि जो वादे हुए थे, जैसे फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई होगी, परिवार के एक सदस्य को नौकरी मिलेगी, जमीन मिलेगी, वो वादे पूरे नहीं हुए हैं। हालांकि शुरू में कुछ आर्थिक मदद मिली थी, करीब 6 लाख रुपए। तो एक तरफ वादे थे, मुख्यमंत्री खुद मिले थे परिवार से। हाँ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद मिले थे और बलरामपुर से ही मिशन शक्ति अभियान भी शुरू किया था, जो महिलाओं की सुरक्षा के लिए था। अच्छा, उसी समय? जी, उसी घटना के संदर्भ में। तो एक तरफ ये सब घोषणाएं थीं और दूसरी तरफ 8 महीने बाद भी परिवार को लग रहा था कि वादे जमीन पर नहीं उतरे। स्रोत इसी विरोधाभास को दिखाते हैं। और ये सिर्फ एक मामला नहीं है शायद, न्याय में देरी का जो मुद्दा है, अमर उजाला की भी एक रिपोर्ट का जिक्र था। हाँ, वो रिपोर्ट एक दूसरे केस के बारे में है, 2013 का। वो भी बलरामपुर का ही रेप केस था। उसमें इरशाद नाम के व्यक्ति को सजा हुई जुलाई 2025 में, घटना के कई साल बाद, 9 साल की सजा। तो ये पैटर्न दिखता है देरी का। बिल्कुल। और जो NCW की रिपोर्ट है 2020-21 की, वो भी इसी तरफ इशारा करती है। उस साल महिलाओं के खिलाफ अपराधों की सबसे ज्यादा शिकायतें 13,000 से ज्यादा उत्तर प्रदेश से ही आईं। 13,000? हाँ, और इनमें घरेलू हिंसा और गरिमा के साथ जीने के अधिकार का उल्लंघन, ये सबसे बड़ी कैटेगरी थी। पूरे देश के आंकड़े भी चिंताजनक थे, खासकर घरेलू हिंसा के। तो इन सब स्रोतों को मिलाकर देखें तो ये साफ है कि बलरामपुर की घटना सिर्फ एक भयानक अपराध ही नहीं थी, ये कई व्यवस्थागत मुद्दों को सामने लाती है, जैसे न्याय में देरी, सरकारी वादों का पूरा ना होना और खासकर दलित महिलाओं की जो स्थिति है वो। हाँ बिल्कुल। और NCW के आंकड़े हों या दूसरे अध्ययन, वो यही दिखाते हैं कि ये एक बहुत बड़ी और फैली हुई समस्या है। कानून तो है हमारे पास, जैसे घरेलू हिंसा अधिनियम 2005, पर सवाल ये है कि वो लागू कितने हो रहे हैं, कितने असरदार हैं।
स्रोतों में कई सुझाव भी हैं, जैसे अदालतों को तेजी लानी होगी, पुलिस को और संवेदनशील बनना होगा, एनजीओज की भूमिका अहम है, जागरूकता बढ़ानी होगी। मतलब कई स्तरों पर काम करने की जरूरत है। और आखिर में एक बात जो सोचने पर मजबूर करती है, जो स्रोतों में है, कि वो जो छात्रा थी वो वकील बनना चाहती थी, काफी महत्वाकांक्षी थी। तो ये हिंसा सिर्फ एक जान नहीं लेती, ये उन सपनों को, संभावना को भी खत्म कर देती है, एक व्यक्ति के लिए भी और शायद समाज के लिए भी। सोचने वाली बात है।